हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने जब देखा कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले साल के जो पेपर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा देखा है कि आपके केमिस्ट्री में टोटल 35 ऐसे क्वेश्चन है, 35 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो हमेशा आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो टोटल 35 क्वेश्चन है। अगर आप इन 35 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप बहुत अच्छा मार्क लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार जो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, वो कम से कम 65 प्लस होना चाहिए। कितने में? 70 में। ठीक है, यानी कि 70 में 65 प्लस हमें लेकर आना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो कहते हैं सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, सारा समय बीत गया है, अब मैं क्या करूंगा। तो देखिए अभी भी आपके पास समय है, चाहे तो आप इसी समय को सोने में गुजार दें और चाहे तो इसी समय को सोना बना दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे यूज करते हैं अपने टाइम को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए कैसा, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट तक हम जाएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और समझना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से लघुत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो सबसे पहले एक बात, ठीक है, मैं आपको 35 जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, सबसे पहली बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप आंसर भी बताइए, तो देखिए आंसर का मैं सीरीज लेकर आऊंगा। जब लघुत्तरीय प्रश्नों के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा, 8 से 10 दिन लगेगा, पूरा क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। लेकिन आज आप जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका Na का अणुभार 23 और Cl का 35.5 दिया गया है। ठीक है, तो आपको मोलों की संख्या पहले निकाल लेनी है, फिर आप इकाई सेलों में संख्या भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी होगा किसी किसी के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, इसका आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूं, एक एक नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी वीवी आई हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सेकंड चैप्टर से, जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार, ठीक है, ठीक है, विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी आता है, ये 46% रहना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 46% है, विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको जल पहले आपको करना क्या है, देखिए जल है और आपका है क्या, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनके मोलों की संख्या निकाल लेनी है, फिर इनका जल का मोल प्रभाज आसानी से इसमें निकल आएगा। ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल आपको बहुत जल्द बताऊंगा और विलयन चैप्टर में मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सभी न्यूमेरिकल कवर करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, इसको समझिए क्या है। देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, यहाँ पर एथिल रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम वाटर है एंड 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। अब आपको दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो जैसे आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ऐसे आपको निकालना होगा, वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 के में संबंध लिखिए। यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आपको बताना है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव एंड इलेक्ट्रोड विभव इन दोनों में संबंध लिखना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर। ये आपके तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबको नोट करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लघुत्तरीय प्रश्नों को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल तथा दुर्बल यहां पर रहना चाहिए। ठीक है, दुर्बल लिख दीजिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको समझ लेना है। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं एंड दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इसी चैप्टर से है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है पर ये सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी थर्ड चैप्टर से ही है। अब आते हैं अपने थर्ड चैप्टर, ये भी है और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको VVI इसको नहीं पढ़े तो समझ लीजिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, वैद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आगे देखिए इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी आपको इसका लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, ये अब हम आ गए हैं अपने 4th चैप्टर पर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए क्या है, आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है, N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। यानी कि जो आणविकता होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी एंड जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, ये आपको बताना है और बताना है कि N2O5 के जल अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला लाइन आए, इतना भी आ सकता है कि आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्या है देखिए ये भी हमारे इसी चैप्टर से है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 यानी कि 3/4 पूर्ण करने में लगभग अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी कि आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है उसको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो होता है वो अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, तो इस चैप्टर का और जो सॉल्यूशन चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसका मैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, उसमें ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको k इक्वल टू लगा देना है 0.6932 अपान t हाफ। ठीक है, आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया दिया गया है 100 सेकंड, तो आपको यहां पर 100 सेकंड रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम पर ये अर्ध आयुकाल है t हाफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि आभासीय एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, विथ एग्जांपल आपको समझाना है। दैट्स अ वेरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि आभासीय एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी आणविकता जो है वो एक होती है बट उसकी कोटि अलग होती है, वो होती है आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया की कोटि, देखिए कोटि लिखिएगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है आणविकता, उसको आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिख देना है, उसका एग्जाम्पल लिख देना है, बस इतना ही करना है, बाकी आपको डिफरेंस नहीं बताना है, क्योंकि डिफरेंस अगर होता तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता। बट यहां पर है कि आणविकता और कोटि को
समझाइए, तो आपको डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल देकर उसको समझा देना है, बस इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए अब ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से जो हमारा 5th चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। 5वां चैप्टर देखिए क्या है, ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है, इस पर एक टिप्पणी करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर 5th चैप्टर, यानी कि 5th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्या है, देखिए द्रव स्नेही, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, ये क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए चैप्टर्स में तो सब कुछ पढ़ा दिया गया, जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसमें द्रव स्नेही एंड द्रव विरोधी पढ़ा दिया गया है, बट अलग से ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI, तो ये सब मैं आपका इसका आंसर जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इंतजार कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपका टाइम है थोड़ा बहुत, उसमें मैं एडजस्ट करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये भी 5वें चैप्टर का ही है आपके पृष्ठ रसायन से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको एक कॉपी में नोट करके चलना है, क्योंकि नहीं नोट करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मैं देखने तो आऊंगा नहीं, ठीक है, कि आपने नोट किया कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए हार्डी सुलजे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि व्हाट इज हार्डी सुलजे लॉ, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब क्या है लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता रहता है, ठीक है। आपके 2 नंबर 3 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें ये आता है, ये हार्डी सुलजे नियम, ब्राउनियन गति, ठीक है, इस पर टिप्पणी कीजिए, तो ये सब आता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा चुका हूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 6 P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जो H2SO4 होता है ये एक ऑक्सीकारक और निर्जलीकारक दोनों के रूप में कार्य करता है, कैसे, इसको एग्जांपल के साथ बताना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए सल्फर के अपर रूपों पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि सल्फर के अपर रूप कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक है। सल्फर के अपर रूप, तो ये तो मैं सर ने आपको पढ़ा दिया होगा, नरेंद्र सर ने, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके ऑक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए। यानी कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ठीक है, इसका आपको बताना है कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, ये एक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों गुण आपको बताने हैं, और इसका उपयोग भी बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का यूज हम कहां कहां करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूजेज ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सिंपल सा है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट्स अ लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए। यानी कि जो हमारे आवर्त श्रेणी में जो लैंथेनाइड का स्थान दिया गया है, लैंथेनाइड है क्या, ठीक है, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और इसका आंसर मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसी में संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये हैं क्या और इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये हमेशा आते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 3 से 4 नंबर वाले में ये हमेशा आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए कि संक्रमण तत्व होता क्या है। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक आपने लैंथेनाइड अभी देखा, एक संक्रमण तत्व देखा, एक और है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए क्या है इसमें, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड
क्या से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि लिगैंड के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें लिगैंड होते हैं आपके उपसह संयोजन यौगिक में, उसमें आपको बताना है कि जो उनके प्रकार हैं, जैसे एक दंतुर, द्विदंतुर है, उभयदंतुर, ठीक है, 3 टाइप हैं, तीनों को आपको समझाना है उदाहरण के साथ, ठीक है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल, ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या है, आवेश के आधार पर लिगैंडों को, ठीक है, आवेश लिख दीजिएगा, आवेश के आधार पर लिगैंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आपका जो उपसह संयोजन यौगिक है, इसमें जो लिगैंड टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिगैंड, तो इसको आपको पढ़कर जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको पढ़ लेना कि लिगैंड होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, ये पढ़कर जाना है, ठीक है। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है, देखिए 24 है, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाओं को लिखिए। अब ये जो है हमारे उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का VVI क्वेश्चन है कि जो वर्नर सिद्धांत है, जो वर्नर जी ने अपना सिद्धांत दिया था, उसकी अभिधारणाएं लिखिए कि कैसे इन्होंने सिद्धांत अपना दिया, सिद्धांत में बताया क्या था, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो आपका BVT है, देखिए BVT ये संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो BVT होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये क्या होता है, व्हाट इज BVT, ठीक है, ये भी हमारे इसी में है चैप्टर में, उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री है पार्ट 1, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। अब चलते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए C4H9, इसको 9 कर दीजिएगा, H के नीचे 9, ठीक है, C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समावयवी लिखिए, ठीक है, यानी कि जो C4H9Br जो सूत्र वाले यौगिक हैं, उनके सभी समावयवी को लिखना है। इसमें होगा क्या, इनका अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन संरचना जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी, वही होगा समावयवी, ठीक है। जैसे आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2-3 प्रकार से और भी लिख सकते हैं, ये यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, हाइड्रोएल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया SN2 होती है, इसकी क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए जो आपका चैप्टर 9 है हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरीन, इसमें 2 टॉपिक मेन है। देखिए SN1 जो होता है अभिक्रिया एंड SN2 अभिक्रिया। SN1 को हम बोलते हैं एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एंड SN2 को बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके 9th चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, इस प्रकार से भी लघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके नेम रिएक्शंस हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जैसे आपका हो गया राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिलैमिन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए इन सबको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग सर्च करेंगे एक एक रिएक्शन को, जैसे राइमर टीमन अभिक्रिया विद शुभम लेक्चरर, कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, पीछे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ मैंने इन तीनों को आपको समझाया है, ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए 29 है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, ठीक है, ये तृतीयक होगा, अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। यानी कि जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल होते हैं, इसमें हम विभेद कैसे करें कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है, ठीक है। इसमें हम कैसे डिफरेंस करें, विभेद कैसे करें, इसका एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। जैसे आपका है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम अल्कोहलों की पहचान करते हैं कि कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा एंड कौन सा तृतीयक होगा, तो वही भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। कई होते हैं लेकिन ल्यूकास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। जैसे देखिए आपको रिएक्शन आ सकता है, अब ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, या ये आपका शायद है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का है। देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण और असम्मित ईथर, इसको आपको उदाहरण द्वारा समझाना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे आपका पर्किन अभिक्रिया हो गया, बेंजोइन संघनन हो गया, ठीक है, संघनन,
तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शंस हैं, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पर्किन अपक्रिया एंड बेंजोइन संघनन। तो इसमें आपके जो सेकंड केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें रिएक्शंस भी आते हैं, नेम रिएक्शन, जैसे आपका वुड्स अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है, काइनेजारो अपक्रिया, बेंजोइन संघनन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 देखिए। अब देखिए स्मिथ अपक्रिया आ गया। स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन, अब ये एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है कि लग रहा है ये 5 नंबर वाला जो विस्तृत उत्तरीय है उसका क्वेश्चन है, बट ये लघु उत्तरीय में भी आता है। देखिए क्या है कि स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन हम कैसे बनाते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन देना है एंड बताना है कि एथिलेमीन, जो एथिलेमीन होता है उसकी एसिटाल्डिहाइड एंड नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी देने हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। एसिटाल्डिहाइड जो आपका है CH3CHO, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए 33, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपको बताना है, इस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। ये आपके लास्ट चैप्टर जो जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल, उस चैप्टर का क्वेश्चन है 13 नंबर का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे। जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं, ठीक है, जैसे डीएनए तथा आरएनए, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे अंदर आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो बहुत सारे वायरसेस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का कार्य भी करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डीएनए और आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बायोलॉजी ले लीजिए चाहे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप डिफरेंस पढ़ लेते हैं डीएनए एंड आरएनए में, तो आपको बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम होगी अगर ये आएगा, और केमिस्ट्री में भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा 35 क्वेश्चन है पूरे केमिस्ट्री के 35 लघु उत्तरीय प्रश्न, वो यहीं पर फिनिश होते हैं। 35 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कितने लोग नोट कर चुके हैं इसको, ठीक है, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी लेकर आऊं एक सीरीज में, ताकि आंसर भी आपको पता चल सके। कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी लेकर आऊं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।